नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी के नाम से जो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जीडी का नाम है तो सिर्फ जीडी वाला ही नहीं देखेंगे, है ना। जिनको एमटीएस का एग्जाम देना है, सीपीओ देना है या फिर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, आईवी जो भी होती है एसएससी यानी टीसीएस पैटर्न जहां भी फॉलो होता है आपको हमारा चैनल फॉलो करना है। टीसीएस पैटर्न का जो है फुल्ली रिफाइंड क्वेश्चन लेकर के आता हूं और बहुत एनालिसिस करने के बाद ही जो है क्वेश्चन को रखा जाता है, फैक्ट को रखा जाता है, ताकि आपको एग्जाम में सीधे मिले। और भगवान की दया से ऐसा ही होता है कि सीधे सीधे मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ दोस्तों, है ना। टाइम की थोड़ी किल्लत है, थोड़ा फास्ट चलूंगा, है ना। मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? देखिए जो मौर्य डेस्टिनी है इसको कितने प्रांत में जो है आप विभाजित किए थे? तो 4 प्रांतों में। ये पूछा जाता है आपसे, ये 4 प्रांत के नाम में आपसे दे देगा, एक अलग प्रांत लिख देगा और पूछेगा कि निम्न में से मौर्य मतलब एम्पायर का कौन सा एक प्रांत नहीं था। तो इस प्रकार से, है ना, तो 4 आपका आंसर होता है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि ये जितने भी डॉट 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 ये पॉइंट करके आपके लिखे गए हैं ये सभी एक्स्ट्रा जानकारी होती है उन्हीं प्रश्नों से संबंधित और एक जाति के। ठीक है, तो आपको जो बात पहली बार नया लग रहा हो इसे कहीं नोट करें। और अगर आप पीडीएफ लेते हैं हमारे इस सीरीज का तो पीडीएफ में भी आप जो है वहां पे मतलब मार्क कर दें, है ना। आजकल तो डिजिटली मार्क भी हो जाता है ना। तो ये है आपका मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसके सहयोग से किए थे? तो चाणक्य। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी है और एक नाम कौटिल्य भी है। तो ये तीनों नाम जो है एक ही आदमी का है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके एचसीएम के एग्जाम में आया था। इसके अलावा ये किसे हरा के मौर्य वंश की स्थापना करें? तो नंद वंश के अंतिम शासक, है ना, धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के जो है मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था। मौर्य वंश का विस्तार 4 प्रांतों में विभाजित था। यह 4 प्रांत इस प्रकार है। उत्तरापथ, इसकी राजधानी कहां हुआ करता था? तक्षशिला। ये राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप महाजनपद की राजधानी याद करते हो, जो आपका, है ना, महाजनपद जो 16 हुआ करता था, इसकी राजधानी आप याद करते हो ना। उसी प्रकार से ये मौर्य जो आपका जो प्रांत है चारों, इनकी राजधानी जरूर याद रखें। एग्जाम में खास करके एसएससी आपसे 4 ऑप्शन देके एगो बोलेगा कि निम्न में से कौन से मौर्य प्रांत की राजधानी नहीं थी। उस समय क्या करोगे? याद रहेगा तभी तो टिक करोगे ना। पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए जलना पड़ेगा अगर आपको जो है सफलता चाहिए तो। ठीक है भाई, तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा और अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती उज्जैन, है ना। तो ये आपका 4 प्रांत था मौर्य का। लेकिन जब अशोक की शासन व्यवस्था मौर्य काल में स्थापित हुए, अशोक कौन से शासक हुए मौर्य वंश का? आइए बात कर लेते हैं मौर्य वंश, है ना। तो ये सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना, चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया। इसके अलावा इसके बेटा बिंदुसार सेकेंड शासक हुए और 3rd शासक आपका राजा अशोक हुआ। तो जब राजा अशोक के समय, इससे क्या पता चला भाई अशोक किसके पुत्र हैं? तो बिंदुसार के, क्योंकि ऐसे ही एक शासक का और नाम है बिंबिसार। तो बिंबिसार है हर्यक वंश के शासक जो अजात शत्रु के पिता है। ठीक है, अजात शत्रु के पिता है आपका बिंबिसार और बिंदुसार आपके किसके पिता है ना? अशोक साहब का, है ना। तो मौर्य वंश के 3रे शासक अशोक जब कलिंग युद्ध होता है तो कलिंग को भी एक प्रांत के रूप में मिला लेता है और इसकी राजधानी कहां होती है? तोसली होती है। तोसली, कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग उत्कल तट भी कहते हैं, उड़ीसा के तट को कलिंग तट भी कहते हैं। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद अशोक का जो है काया पलट हो जाता है और धम्म को अपना लेते हैं। धम्म मतलब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, है ना। बौद्ध धर्म में धम्म से मतलब धर्म का होता है। मौर्य काल के जो न्यायालय होता था कंटक शोधन और एक धर्मस्थीय होता था। ठीक है, न्यायालय 2 प्रकार के होते थे जिसमें आपराधिक मामला जो है आपके कंडक शोधन नामक न्यायालय में सुनवाई होता था और एक धर्मस्थीय न्यायालय ही होता था, है ना। इसमें आपका अपराध के अलावा जो भी मामला होते थे तो इसमें सुनवाई होती थी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। मौर्य काल के ये जो है आपके कोर्ट थे। इनके अलावा अशोक 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा तथा कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपना लिया और धम्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। या फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में भेजे थे? तो श्रीलंका में भेजे थे। कहां भेजे थे दादा? श्रीलंका में भेजे थे। ठीक है, इनके अलावा श्रीलंका को क्या कहा जाता था पहले? तो सिलोन कहा जाता था। ठीक है, इनके अलावा श्रीलंका से काफी क्वेश्चन आता है। इसकी भाषा भी पूछी जाती है, सिंहली भाषा पूछी जाती है। मैंने आपको कहा कि एसएससी को बड़ा लगाव है इनकी आजादी के दिन से, तो आप बताइएगा। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। यह हिंद महासागर में एक द्वीपीय द्वीप है। इसका नया
राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा हो गया है। पहली राजधानी कहाँ था? कोलंबो था। एलिफेंटा पास कहाँ है? जाफना पराय द्वीप कहाँ है? श्रीलंका के अंदर स्थित है ना। ये सब ध्यान रखेंगे श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा। श्रीलंका भारत से अलग पाक जलडमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी या फिर राम सेतु के थ्रू होती है, ठीक है। इनके अलावा अशोक के निर्माण में सांची का स्तूप, धमेखा स्तूप इत्यादि जो है काफी फेमस है। सांची का स्तूप की निर्माण भले अशोक के नाम से आते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था इनके खोजकर्ता एसएससी पूछ रखा है, तो हेनरी टेलर नाम बताइएगा। हेनरी टेलर नामक व्यक्ति ने 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप को फाउंड किया है। और अभी ये सांची और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सांची नाम, क्योंकि सांची है ना, सांची मिल्क पार्लर भी होता है जो मध्य प्रदेश वगैरह में चलता है, मैंने आपको बताया था। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आओगे मदर डेयरी चलता है, अपने बिहार में जाओगे सुधा डेयरी चलता है, वैसे ही तो ये जो आपका सांची है, सांची अभी जो है इंडिया का पहला है ना सोलर सिटी बन गया है। सोलर सिटी बन गया है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला सिटी। 24x7 यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले शहरों में पहला स्थान सांची का, और पहला गांव मोढेरा का। मोढेरा कहां पे? गुजरात में। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभद्रांगी था। माता का नाम आजकल काफी ट्रेंड में है, जैसे अभी आपने एक एग्जाम में देखा गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम पूछा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे शुभद्रांगी था, ठीक है। इनके अलावा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था, इनका उपनाम है देवनाम प्रियदर्शी या फिर भगवान को बहुत प्यारा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था, ये सब ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश के जो बारे में आपको जानकारी मिलेगा वो किस अभिलेख मतलब पुस्तक से मिलेगा? अच्छा, अभिलेख शब्द की जिक्र आया है। अशोक के समय अभिलेखों का प्रचलन शुरू हुआ था, और अभी अशोक के अभिलेख का जो है पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ये तो आप बहुत दिन पहले ही याद किए होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ, ठीक है। ये सब जो है लो लेवल की, रेलवे लेवल की क्वेश्चन है जो बहुत लो है, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश के बारे में जानकारी विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में मिलेगा। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो मेघास्थनीज किसके दरबार में आया था ये पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडिका, इसके बारे में भी जो है आपको मिलेगा जानकारी मौर्य वंश का। क्या हुआ ना कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो है हेलेना से शादी किया था, तो हेलेना को देख रेख भी कर ले और उनके दरबार में रह भी ले, तो रिश्ता बनाने के लिए जो है मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर, और ये यहीं रह गए, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक। अब मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का स्थापना हुआ? तो शुंग वंश, सातवाहन और कण्व वंश। आपसे एसएससी ने एक क्वेश्चन किया था कि मौर्य वंश के बाद किसके शासन स्थापित हुए? ऑप्शन था ब्राह्मणों, है ना, एक एक बात बताऊंगा। ब्राह्मणों, इसके अलावा था अफगानों, इसके अलावा था आपका शकों, इसके अलावा एक और ऑप्शन था, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर राइट ब्राह्मण, क्योंकि जो भी ये शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, कण्व वंश है, वो बेसिकली ब्राह्मण जो है कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है भाई। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग होते हैं, है ना, और सातवाहन वंश के कौन होते हैं भाई? सिमुक, है ना, सिमुक होता है ना सातवाहन वंश के, सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी इसके जो है मेन राजा हुआ करते थे, सिमुक है। कण्व के वसुदेव होते हैं, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ करवाया गया? तो ये इंदौर में करवाया गया है। ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन 24 से 25 अगस्त यानी 2 दिन मध्य प्रदेश इंदौर में करवाया गया। इसका विषय था डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 26वें गवर्नेंस के बैठक का जो है आपका थीम था, विषय था। 2023 में प्रवासी भारतीय सप्ताह भी इंदौर में मनाया गया है। इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। दूसरा स्थान किसका दिया गया था? सूरत का। शकल सूरत ये कहां पे है भाई? ये गुजरात में है। और यहां पे किस लिए फेमस है? तो जरी के काम के लिए फेमस है, साथ ही साथ जो है हीरा कटाई के लिए सूरत जो है काफी फेमस है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी सूरत काफी फेमस होता है। सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे होता है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका तीसरा स्थान दिया गया था ये न्यू मुंबई को दिया गया था, नवी मुंबई को दिया गया था। नवी मुंबई जहां पे क्या है फेमस? डीवाई पाटिल स्टेडियम स्थित है आपका नवी मुंबई में, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे। नवी मुंबई में नेहरू एक जगह है, वहीं पे डीवाई पाटिल हॉस्पिटल भी है, उस हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया हूं। और वहीं पे जो है आपका क्या है डीवाई पाटिल स्टेडियम भी है, जहां पे कल या परसों जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लेडीज वाली जो मैच है वो चल रही थी। इसके अलावा जो अगला है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, मैं इसके नजदीक नहीं रहता हूँ, पता चल जाता है क्योंकि यहाँ से मैं जो है 4-5 घंटे के दायरे में ही रहता हूँ। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली में जनवरी 2023 में हुआ था। ये विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम रखा गया था, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रवासी भारतीय सप्ताह है वो बाइनियल है, ट्राइनियल है, एनुअल है? ये बताइएगा, बाइनियल है,
ट्राइनियल है या फिर अनुअल है? आपका कौन? प्रवासी भारतीय सप्ताह, बताइएगा जरा, है ना। इसके अलावा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में जनवरी 2022 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो है इसकी बैठक नहीं हुई है, ठीक है। इसमें विषय रखा गया था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है भाई। 108वां विज्ञान कांग्रेस, है ना, बहुत सारे कांग्रेस होते हैं भाई। इसके अलावा कोप 28 का बैठक कहां पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसका मुद्रा का नाम क्या है भाई? दिरहम। बहुत सारे बच्चे रियाल लगा देते हैं, रियाल यहां का नहीं है, ये दिरहम है। और इसकी जो राजधानी है ये आपका दुबई ना होकर अबू धाबी है, अबू धाबी, नहीं तो दुबई सबसे टॉप में दिखता है तो दुबई ही मार देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं। ब्रिक्स का बैठक कहां हुआ 2023 में? आपका कहां पे? साउथ अफ्रीका में। अगला बैठक कहां पे होगा? रसिया में। होना चाहिए वैसे ब्राजील में, लेकिन ब्राजील में नहीं होगा, रूसिया में होगा। और ब्रिक्स की स्थापना हुआ था जी आपका 2009 में। और 2010 में जो है ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ने से लास्ट का एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। और इसके जो डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसकी स्थापना 2014 में हुआ था, मुख्यालय संघाई में है और वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा राउसेफ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए नामांकित होना, है ना, नामांकित होना, अध्यक्ष होना, ये सब अलग अलग चीजें होते हैं। तो नाम देखे और कूद पड़े तो ऐसा नहीं करना है ना, जंप टू द कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, है ना। तो ये नीता अंबानी है। कौन है भाई? नीता अंबानी। ये जो है अंतरराष्ट्रीय वाला ओलंपिक है। अंतरराष्ट्रीय वाला ओलंपिक ज्यादा महत्व के होंगे क्योंकि बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी है, ठीक है। तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप जानते हैं कि नीता अंबानी कौन है, आप सभी जानते हैं। तो इनमें नॉमिनेट हुई थी इंग्लैंड नहीं, नागालैंड की प्रथम महिला एमएलए ये कौन बनी? हेकानी जखालू नागालैंड को 60 साल में पहली बार एमएलए बने, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा नागालैंड ऐसा राज्य है जो पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य भी बना था इंडिया के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान अच्छे से रखना है। इनके अलावा भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला डीजीपी, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला डीजीपी, है ना, ये आपका कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये कहां बने थे डीजीपी? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर बनने वाली ये भारत की पहली महिला डीजीपी है। आईपीएस कहेंगे तब किरण बेदी, है ना। यहां पे थोड़ा सा कुल्लू लगा के मैं चीजों को दिया हूं ताकि जो चीज आप जानते हो उसमें और ऐड कर सको, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी भी यही थी, कौन, है ना, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। फिर इनका ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड में जहां पे ये डीजीपी के पोस्ट पे जो गया था। अच्छा, पुलिस विभाग में ना ये सबसे बड़े पोस्ट होते हैं डीजीपी, ठीक है, पुलिस विभाग में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शिवा चौहान जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर आपसे जो है मोहताज नहीं है पर अपने परिचय का, है ना। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ठंड होती है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा मैडम है। इसे उड़न परी कहा जाता है ना, खेल जगत का उड़न परी, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। इसके अलावा इसे पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है ना। तो ये जो है अभी पहली अध्यक्षा बनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम लड़ाकू एविएटर महिला अभिलाषा बराक बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट में महिला जज फातिमा बीबी, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं। इसके अलावा हाई कोर्ट में पहले महिला जस्टिस अन्ना चांडी। हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। सरोजनी नायडू और सुचेता कृपालनी दोनों अपनी सेवा जो है उत्तर प्रदेश में दी है। राज्यसभा में नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और नृत्यांगना में रुक्मिणी देवी। तो ये सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। अगला जो हमारा प्रश्न है ना, लोकसभा में प्रथम प्रश्न नहीं भैया फैक्ट है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा में प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, है ना। अध्यक्ष तो आप जानते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। अध्यक्ष तो जानते हैं कि पीएम होते हैं तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में नीति आयोग आया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सिंधु श्री खुल्लर मैडम, एकमात्र महिला जो है सीईओ बनी है अब तक नीति आयोग के अंदर। अभी कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम साहब है ना। तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, है ना, ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आप मेरे किसी भी क्लास के पेड पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहते हैं, पेड पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहते हैं, पेड तो नाम का है जी, पेड क्या है? नाम का है। मान लीजिए एक दिन आप कोचिंग ऑटो से नहीं जाएंगे ना, उतने ही पैसे में जो है मैं आपको पीडीएफ देता हूं। आपके समझते ही हैं कि 25 रुपए से लेके 100 रुपए तक का है। अब ऐसा नहीं कि 25 में 5 पन्ना मिलेगा, 100 में 25 पन्ना, ऐसा नहीं है, है ना। 25 में किसी एक क्लास की पीडीएफ
मिलेगी। 100 में लेंगे तो आपको जो है 4-5 बार जो सीरीज चलाएगा सभी मिल जाएंगे। अगर आप 100 रुपये की PDF खरीद करके पढ़ लेते हो, सभी वीडियो की प्लेलिस्ट से वीडियो वॉच कर लेते हो, जो बात मौखिक रूप से बताया गया और नया लगा आपको सब नहीं ऐड करना है, जो नया लगे उसे लिखना है, वो लिख लिए, है ना। गारंटी मानिए आपकी रिजल्ट जो है आपके जेब में है, ठीक है मेरे भाई। जीके जीएस में के लिहाज से बोल रहा हूँ, बाद बाकी तो अन्य सेक्टर में भी आपको स्कोर करना होता है दादा, ऐसे नहीं कि जीके जीएस पढ़ने से ही रिजल्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है वो सेक्टर सही होगा, है ना, और सही नहीं होगा तो उसके लिए आप प्रयासरत हैं, है ना। तो मैं इस सेक्टर का जिम्मेवारी लेता हूँ, इतने में आप कर सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए PDF, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन जो है मोर जहां लिखा है क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर में आपको जो है PDF के लिए लिंक पे क्लिक करें लिखा है। लिंक के जैसे ही क्लिक करेंगे आप, है ना, तो आपको जो है व्हाट्सएप पे ले जाएगा और व्हाट्सएप पे आपको जो है एक ग्रीटिंग मैसेज आएगा जिसमें PDF के बारे में समूची जानकारी मिल जाएगी और आप जो है बाय कर सकते हैं इच्छुक हैं तो। या फिर 93 72 69 32 और 25 ये है आपका जी मोबाइल नंबर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा प्रसिद्ध लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी, इस प्रकार से क्वेश्चन है, मतलब किताब का नाम है, ठीक है भाई। तो ये लिखे हैं आपका रस्किन बॉन्ड, ये बायोग्राफी है इनके अलावा देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑटो मतलब स्वयं लिखा हुआ, बायोग्राफी होता है जो मैं अपनी जीवनी खुद लिखूंगा, और बायोग्राफी मेरे ऊपर कोई लिखेगा, है ना। रस्किन, अरे मैं तो इतने बड़े नहीं कि मेरे ऊपर लिखे भैया, माफ करना, एग्जाम्पल दिया हूँ। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकों में द रूम ऑन द रूफ, द रोड टू मसूरी, एंग्री रिवर, 7 खून माफ, 7 खून माफ, मेरे ख्याल से एक पिक्चर भी आया था, करिश्मा कपूर हीरोइन थी उसमें, क्या है ना, दिल्ली दूर नहीं, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये सभी के सभी जो हैं किसके पुस्तक हैं, रस्किन बॉन्ड साहब के हैं, बड़े उच्च लेवल के राइटर हैं। इनके अलावा इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड, है ना, कॉज एंड्स, यहाँ पे कुछ और होगा, एक चीज अंग्रेजी के कोई वर्ड है, ये किताब का नाम है, ठीक है। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज ही है, यहीं तक होगा, है ना। तो ये चरण सिंह के हैं, है ना, चरण सिंह जानते हैं चरण सिंह कौन है ना। कॉज एंड होगा, कुछ हो सकता है, अभी मुझे एग्जैक्ट इसकी याद नहीं आ रही है, प्रिंट मिस्टेक किया है। ए लाइफ इज नॉट एनफ, शुद्ध करके दूंगा, ए लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह साहब की पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है, और ये जो है काफी बार पूछे जाते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विसेंट आर्थर की, ए पैसेज टू इंडिया EM फॉस्टर की, और एक वो है एक पैसेज टू इंग्लैंड, वो है जी नीरद सी चौधरी की। मैंने याद रखने के लिए बताया था कि इंग्लैंड वाला लिखता है तो देसी राइटर जैसे नाम है नीरद, है ना, और जो इंडिया वाला है पैसेज टू इंडिया, वो विदेशी राइटर के नाम के जैसा EM फॉस्टर। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक है। सनी डेज तथा स्ट्रेट ड्राइव, है ना, ये सुनील गावस्कर साहब जिसे लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा मैडम की पुस्तक। मैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब की पुस्तक। प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल मैडम की पुस्तक। प्लेइंग इट माय बे सचिन तेंदुलकर सर की पुस्तक। तो ये सभी का जरूर ध्यान रखें। सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली साहब की पुस्तक। इनके अलावा एक ही खेत में वर्ष में 3 फसलों की उपजाने की प्रवृत्ति को किस कृषि के नाम से जानते हैं। देखिए जनरली अगर आप 3 फसल उगाते हैं वर्ष में तो हमारे ख्याल से बिल्कुल टाइम नहीं बचता है उस खेत को बिल्कुल खाली रहने के लिए, ठीक है। तो जहां भी ना 3 फसल उगाए जाने की क्रियाकलाप होती है आपके कम से कम खेतों के अंदर, तो ऐसे कृषि को बहुफसली कृषि के रूप में देखा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा कम भूमि पर, है ना, अधिक से अधिक फसलें उपजाने की जो मनसूबा होती है उसमें जो क्रियाकलाप होती है कि भाई कम भूमि में बहुत सारे चीज उगाया जाए। जैसे आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो पगडंडी होती है खेत की, जैसे यहाँ पे ये पगडंडी है ना, यहाँ रास्ता होते हैं चलने वाला, ये कोई खेत है जी, है ना, ये कोई खेत है, इसमें जो है अभी मान लीजिए कि कुछ भी नहीं, कुछ बीज बोग है ना, तो यहाँ पे भी लोग ना क्या कर देते हैं, है ना, आपका जो अरहर वगैरह या फिर तीसी वगैरह इस पगडंडी पे भी लगा देते हैं कि लोग चले न चले, हमें क्या करना है, हमें तो उपजा की वैल्यू है। तो ये क्यों होता है? जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है, क्योंकि जमीन कम है, पैदावार ज्यादा चाहते हैं। तो ऐसे कृषि को हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं भैया, सघन कृषि या गहन कृषि कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी ढलानों पे काट छांट वाली जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। अलग अलग स्टेट में झूमिंग कृषि का अलग अलग नाम है, जिसमें मध्य प्रदेश और झारखंड का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में बीवर या दहिया कहा जाता है ना, बीवर दहिया, है ना। इसके अलावा जो झारखंड में मैंने कहा इसे कुरुवा कहा जाता है, राजस्थान में बालरा कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में इसे पोंदू कहा जाता है ना। अंडमान निकोबार वगैरह में जाएंगे तो उसे जो है आपका दीपा वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी कर लेते हैं तो ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है ना। और एक यहीं पे एक चीज छूट गया लिखना, ये आपके एग्जाम में आया भी है। मान लीजिए ये खेत है, यहाँ पे एक ऐसे पाइप बिछे होते हैं और ये मोटर से चलता है और इस प्रकार से फव्वारा आपको जो है पटाता रहता है खेत को। इसमें क्या है, पानी की जो है बहुत कम उपयोग होता है और ज्यादा फायदा होता है, तो इसे ड्रिपिंग सिंचाई कहा जाता है, ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खेती किसकी होती है भैया? चावल पे सबसे अधिक खेती होती है, चावल की। और चावल में जो सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है। चावल के लिए जो है खरीफ की फसल है और इसके लिए वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चावल की खेती में आपको मीथेन गैस मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे दलदली होती है और कीचड़ में मीथेन गैस रहता है, इसीलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ था? देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 हुआ, फिर हमारा 21-23 हुआ और अगला होगा। ठीक है, तो 2000 यहाँ पे बात हो रही है 23 वाला, 21-23 वाले का। तो ये ओवल लंदन में हुआ था। ओवल मैदान का नाम है, लंदन में है। इसके अलावा जगह भी है। इनके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता भारत है। देखिए, 2 बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम जो है फाइनल तक पहुंचे, लेकिन जीते नहीं। और 2019 में भी हम पहुंच गए थे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन वहां पर भी हमसे ट्रॉफी कौन ले गया? न्यूजीलैंड ले गया। अब भी तो छोड़िए, आईसीसी वर्ल्ड कप हाथ से ले गया, हमारी ट्रॉफी कौन उठा के ले गया भाई? ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस का जो है कंगारू के टीम ने ले गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है इस बार वर्ल्ड कप। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट 2023 में पहला एडिशन हुआ, कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता कौन रहा? भारत। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड। मैंने कहा इसमें जो है भारतीय टीम के कप्तानी कौन करी थी? शेफाली वर्मा करी थी। इनके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 पुरुष वाला कहां होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। और महिला वाला T20 वर्ल्ड कप भी 2024 में होने वाला है, जो बांग्लादेश में होगी। ठीक है, तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखें। मैंने कहा थोड़ा फास्ट चलेंगे दादा, है ना, मुझे ड्यूटी निकलनी है भाई, खाना खा के वो भी, और 10 बजे तक पहुंचना होता है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, है ना, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाले देश का पहला राज्य ये राजस्थान है। राजस्थान में विकलांग या दिव्यांग जो है आपका जो है उसके लिए भी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना करी जा रही है, विकलांग या फिर दिव्यांग के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ वैसे डिजेबल्ड पर्सन को ही एंट्री मिलेगा जिसका नाम बाबा आमटे और महात्मा विवेकानंद के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे भैया, ये भी क्वेश्चन आने वाले समय में बनेगा, है ना, कि बाबा आमटे के नाम पे दिव्यांग वाला जो इंस्टीट्यूट है कहाँ खोले जाने की जो है बात करी गई है, तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये राजस्थान हो जाएंगे। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इसके अलावा पिछले साल ये जो है लाइमलाइट में आया, किस लिए? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, तो ये भी राजस्थान ही है। जातिगत जनगणना कराने वाले प्रथम राज्य भी बिहार है ना। इनके अलावा पहली बार देश में गाय की जनगणना कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में होगी। बाद बाकी सभी बात बता दिया हूँ। पहला जैविक सिक्किम, पहला डिजिटल केरल, पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा, है ना, पहला जो है आपका अंतिम 100वां स्मार्ट सिटी के तहत राज्य अपने अंदर मेघालय शिलांग बना है 100वां, है ना। तो ये सब कुछ एक बातें जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। बजट में बच्चों के लिए बजट मध्य प्रदेश, लेकिन भैया, है ना, किसी की भरोसा नहीं। देखिए, राजस्थान में इतने अच्छे चीज है, लेकिन सरकार बदल गई। मैं किसी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो है अच्छा काम तो किया था पिछली बार राजस्थान के अंदर, काफी सारे चीज अच्छे किए थे। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1964 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 एथेंस से हुआ था, पियरे डे कुबर्टीन से। लेकिन भारत कब से भाग लिया था आप लोग कमेंट कर देना, है ना। इनके अलावा पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 इंडिया 2 बार जीता, 1983 और 2011 में। ठीक है, लगातार पहला और दूसरा कौन जीता था? वेस्ट इंडीज, क्लाइव लॉयड वाला, है ना, विवियन रिचर्ड वाला टीम, है ना। इसके अलावा 1973 में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था, T20 फॉर्मेट वाला, और महिला T20 फॉर्मेट वाला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था। 50 ओवर वाले में महिला पहले है 2 साल और T20 वाले में पुरुष पहले है 2 साल, देख लीजिए, है ना, याद हो जाएगा चारों। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 दिल्ली से हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में कहां से? उड़ीसा से हुआ था। और खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेलो इंडिया यूथ गेम मतलब गेम है, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम, विंटर गेम जिसे कहते हैं, ये भी 2020 में ही हुआ था जम्मू कश्मीर से। ठीक है भाई, तो गुलबर्गा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टाइम वही होता है। इसके अलावा एशियन गेम की शुरुआत 1951 में हुआ था, कहां से? दिल्ली से हुआ था। अभी जो एशियन गेम हुआ है ये 2022
वाला हुआ, अभी 23 में हुआ था, ये चीन के अंदर हुआ था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रमंडल या ब्रिटिश एम्पायर गेम जिसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, लेकिन भारत जो है यहाँ भी दूसरे यानी 1934 से भाग लिया था। इसके अलावा जो 1934 में हुआ था ना, इंग्लैंड में हुआ था। पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था स्पेन से, और पहला विजेता पाकू रहा था, ठीक है। इसके अलावा भारत एकमात्र बार ही हॉकी वर्ल्ड कप जीत पाया है 1975 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1974 फ्रांस में पहली बार हुआ था और विजेता रहा था नीदरलैंड। तो ये सब ध्यान रखेंगे भैया, अच्छे अच्छे जो है आपके इवेंट की जो है शुरुआत की डेट है, आपको जो है काम आएगी। इनके अलावा पहली बार आधुनिक राष्ट्रीय खेल का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, जो अभी 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में हुआ है, तो ये आधिकारिक तौर पे 1985 में नई दिल्ली में कराया गया था। अभी 37वां है, और 30वां आपका इसी 2024 में उत्तराखंड के अंदर होगा, और 36वां हुआ था गुजरात में। और इस 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक जो है नरहरी जो जीते हैं, नरहरी, है ना। इसके अलावा जो आपका ये जो है क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, 37वें राष्ट्रीय खेल में विजेता, हाँ ना, टीम तो महाराष्ट्र, और 36वें में रहा था सर्विसेज, और ये 37वां जो हुआ है ना गोवा में, उसमें रहा है महाराष्ट्र, 36वां बोला गया था, माफ कीजिएगा। इनके अलावा जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता जॉन ओलाव फॉस, ये किस देश के रहने वाले हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, केबीसी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी हाल में, है ना। तो ये जो आपका नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता है, जिसमें जॉन फासे लिखते हैं या फिर जॉन ओलाव फॉस लिखते हैं, तो ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके अलावा अर्थशास्त्र में जो है क्लॉडिया गोल्डन को इस बार पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स में, तो ये अमेरिका के रहने वाली है। मैं इसे याद करने के लिए नहीं बताया था, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब धन का विज्ञान, और धन का विज्ञान मतलब पैसा होता है, और अर्थशास्त्र में जो मिला है वो अमेरिका के रहने वाले, अमेरिका अमीर है भाई, तो इसकी जो है नागरिकता वैसे भी आप याद नहीं रखेंगे तो भी कल चल जाएगा कि अमेरिका के लोग अमीर होते हैं, जनरली अपने को मान के चलना है ना। शांति नोबेल के 2023 में जो है नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की महिला है, और ये जो है महिलाओं को जो प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाए, कई बार जेल गई, और अंततः जो है एक फ्रूटफुल परिणाम आया आपका जो है नोबेल के रूप में, ठीक है। तो बिना तपने के पहले कोई भी चीज तो मिलता ही नहीं, है ना। इनके अलावा जो ये जो ग्रुप में है ना नोबेल वाले, है ना, इनके राष्ट्रीयता बहुत कम संभावना है कि आपको पूछे, है ना। और जब भी ग्रुप वाला भी कम पूछते हैं, क्योंकि आपको उनको मजबूरी हो जाता है कि चारों नाम देगा तो एक वो है, इनमें से सभी देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नोबेल में अधिकांश एक सेक्टर में मैक्सिमम एक वर्ष में 3 ही आदमी को दिया जा सकता है। सेम भारत रत्न की फंडा है, एक वर्ष में मात्र 3 ही आदमी को भारत रत्न दिया जा सकता है एक वर्षों के लिए, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से तो इन तीनों का बता ही दिया है, बाद बाकी तीनों का जो है आपका ये भौतिकी में 3, रसायन में 3 और चिकित्सा में 2 है। सिंगल को पूछे जाने की ज्यादा आसार होती है नोबेल में। नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी, हेनरी माफ कीजिएगा अल्फ्रेड नोबेल के शुरुआत नाम पे, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, है ना। नोबेल की जो 6ठी सेक्टर है इकोनॉमिक्स, इसकी शुरुआत बाद में हुई, 1968 में घोषणा किया गया, 1968 में, और ये जो है आपका स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि नोबेल के जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाद में कि सभी 5 बच गया, वो आपको दिया जाता है स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है। भारत के लिए पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीते थे 1913 में साहित्य में, है ना। इसके अलावा आखिरी नोबेल 2019 के समय आया था आपका अभिजीत बनर्जी के लिए, लेकिन अभिजीत बनर्जी पूर्णतः भारतीय नहीं है, लेकिन भारत के जो है ओरिजिन के हैं। इनके अलावा अब तक भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया है? तो भाई 1 बार किया गया। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडिया का। इसमें बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें एक कार्य था कि संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। सिर्फ संसद को ही नहीं, विधानसभा जो होते हैं राज्यों के अंदर, उनके भी कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें भी 1 से अधिक काम हुए। इसमें क्या हुआ, जो अभी संसद यानी लोकसभा के कार्यकाल को और विधानसभा के कार्यकाल को जो बढ़ा दिया गया था, फिर से रिवर्ट कर दिया गया, फिर से 6 से घटा के 5 कर दिया गया, मतलब एज इट इज कर दिया गया, है ना। इसके अलावा स्टेटस को बोलते हैं इसको, एज इट इज करने को। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 प्रकार के, है ना। और ये कौन से समिति थे? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह, जिसका नाम ही है सोना सिंह भैया। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। ये 78 में हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन आती है और 11वीं मौलिक कर्तव्य जुड़ जाते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनके पालनहारा को, है ना, उनको शिक्षा दिलाना कर्तव्य
कर्तव्य है ना। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक शिक्षा के जो अधिकार है ये है आपका कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनके अधिकार है ना। तो ये बात जो है 21 के ए में रखा गया जो फंडामेंटल राइट के थ्रू है, और यहाँ मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए सेम संविधान संशोधन है 86वां, ठीक है, 2002 में आया था। इनके अलावा जो आपका वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया है। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक सेवा किसने दिया था? बलराम जाखड़ ने दिया था, तो ये बात भी आपके नाम यहाँ पे लिखा है। भारतीय संसद में शून्यकाल की अवधारणा कब आई थी? 1962 में। ये शून्यकाल क्या होता है? ये शून्यकाल क्या होता है कि प्रश्नकाल और अगले कार्यवाही के बीच के समय जो होती है उसे शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। अगला है कि लोकसभा में न्यूनतम उम्र कितने होते हैं? लोकसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो न्यूनतम उम्र आपके कितने होने चाहिए? तो भैया 25 वर्ष होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25 वर्ष होने चाहिए। और राज्यसभा में कितने होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको ये भी आता है एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में। इनके अलावा लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्षों का और राज्यसभा की कार्यकाल कितने होते हैं? यहाँ पे लिखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा की कार्यकाल अस्थायी परमानेंट, कभी विघटित नहीं होता राज्यसभा। इनके अलावा लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को जो है राज्यों का सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कहां से शब्द लिए गए हैं? ब्रिटेन के निम्न सदन से लिए गए हैं। और अपर सदन कहा जाता है जी राज्यसभा को। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1952 में अस्तित्व में आया था, है ना। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष का सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के जो चुनाव होता है जीतने के बाद जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अपने में से एक सदस्य चुन लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा के यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, पूर्व टीम लिखा गया है, प्रोटेम लिखिएगा, ठीक है। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। 17वीं लोकसभा की अवधि 2019 से 24 से अभी आने वाला है 18वीं लोकसभा चुनाव होंगे, मजा आएगा। लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये थे जी आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्षों का, ये छूट गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज तथा उसकी स्थापना के साथ किसका मिलान गलत है? मतलब उसकी जगह, है ना, और समाज। तो ये आपका जो है आर्य समाज मुंबई में हुआ था। क्या आर्य समाज मुंबई में हुआ था ना 1875 में। इसमें मैंने बताया था कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी उसी साल हुआ था, तो दोनों बॉम्बे में ही हुआ था, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज कोलकाता में हुआ था 1828 में, सही लिखा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा सत्यशोधक समाज बॉम्बे में हुआ था क्या? तो सत्यशोधक समाज बॉम्बे में हुआ था जी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1800 है ना 1800 जो है 73 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। क्या गलत है? प्रार्थना समाज भी बॉम्बे में ही हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ था, बॉम्बे, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ध्यान रखेंगे, तो लास्ट वाला जो है गलत है, गलत पहचानना है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की भी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, है ना। ये किए थे 1861 में, ठीक है। इस समाज ने सुबोध पत्रिका नामक पत्र प्रकाशित किए थे। कौन? प्रार्थना समाज। इस समाज को महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है। जैसे कोई चीज जो है नया चीज शुरू करता है उसे पुनर्जागरण कह लेते हैं, ठीक है, कि भाई एक बार जो है आप जो है मतलब कुछ छोड़ने के बाद पुनः नए लाइन पे आना, पुनर्जागरण। इनके अलावा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में करी गई थी। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, है ना। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई और दयानंद सरस्वती का अपने ओरिजिनल नाम मूल शंकर हुआ करता था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने करा था, कोलकाता में किया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत करने में अहम योगदान दिए थे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका का प्रचलन शुरू किया था। इन्होंने आत्मीय सभा का गठन 1815 में करे थे। दोस्तों टॉपिक वाइज जो सिलसिला शुरू हुआ है 2024 में रुकेगा नहीं, पर डे आएगा, आपको पर डे अटेंड करना है ना। आपको जो है थोड़ा सा थ्योरी वहां से मिलेगी जिसकी प्रैक्टिस यहाँ भी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो है आपको एक फुल फ्लेज में जो है पढ़ाने के लिए उतर आया हूँ 2024 में। और मैं बस इतना ही कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि स्वस्थ रहूं और मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की संस्थापक ये स्वामी विवेकानंद है, 1897 में हुए थे, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा करा गया था मुंबई में, मुंबई ने बंबई कहिएगा उस समय। उन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसकी भाषा मराठी थी, है ना। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में प्रथम महिला जो है शिक्षिका हैं, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। लाल सागर से भूमध्य सागर को अलग करने या जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज नहर 168, 165 से 168
किलोमीटर इसकी हाइट थी ओरिजिनल उस समय जब बना था, है ना। इसके अलावा ये 1869 में बन के तैयार हुआ था, आप सभी को पता है। इनके अलावा प्रशांत महासागर जो है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, देखिए यहाँ पे सैटेलाइट लिखा गया है, ठीक है भाई, 2-3 जगह जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको लिख दूंगा। अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ते हैं। इनके अलावा बेरिंग जल संधि के द्वारा अलास्का से रूस अलग होती है। अलास्का एक प्रांत है, अमेरिका के अंदर आता है, ये रूस को अलग करता है आपको बेरिंग जल संधि। इनके अलावा पाक जल संधि के द्वारा बंगाल खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ा जाता है, इसीलिए जो है आपको कहा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच ये सीमा भी क्रिएट करती है। इनके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है ये रेड क्लिफ है। अगर पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश भी लिखूं तो भी आंसर नहीं बदलेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही सीमा निर्धारण करता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करता है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण करता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, तो 3 जोड़ी होती है। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कितने आते हैं मनुष्य से, तो आ जाइए मेरे साथ। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, आप कहते हो जी 23 जोड़ी, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, पसलियां तो पसलियां होती है जी 24, है ना, यानी 12 जोड़ी पसलियां होती है, ठीक है। व्यस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। और नवजात में ये संख्या 300 तक भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। नवजात में ज्यादा हड्डी पाए जाते हैं, बाद में जो है विकसित होकर जुड़ जाते हैं और अंततः जो है 206 बचता है। एक सामान्य मनुष्य में स्पंदन 72 बार होते हैं, है ना। इसके अलावा मनुष्य में सामान्य रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर मानी जाती है ना। 55% जो है रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के भी कई जो अंश है, ज्यादातर जो है पानी होता है। फिर 45% भाग कोशिका होता है, ब्लड का जो कोशिका होता है। इसके अलावा इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक के रूप में जानते हैं हम किसको, रक्त को जानते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसे हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हीमोग्लोबिन जो है शरीर में विभिन्न भाग में ऑक्सीजन का सप्लाई का काम करता है। इसके अलावा लाल रक्त की जीवन काल 20 से 120 दिन है ना होता है ना। एक बच्चे ने श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है वो रिवाइज करके बताया है। देखिए ऑप्शन नहीं रहेगा तब 13 दिन मैक्सिमम मारेगा श्वेत रक्त कण, लेकिन श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल है ना, ज्यादातर जो है 13 दिन तो नहीं होता, इससे कम ही होता है, ठीक है। अब कहीं ऑप्शन नहीं है तो ठीक है ना, बाद बाकी आप भी सही हो, है ना। तो ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, मैं वही देते हैं आपके एग्जाम्पल की, जहां ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें मिलता जुलता ऑप्शन, जैसे एक बार नींबू का पीएच पूछा गया 2 से 3 के बीच, 4 से 5 के बीच, तो क्या मारोगे, 2.2, तो भाई ये नहीं ऑप्शन, तो 2 से 3 के बीच ही मारना पड़ेगा। वैसे आप जो है 10 से 11, 12, 13 जो भी ऑप्शन पार्टिकुलर है, क्योंकि पार्टिकुलर इनका दिन देता ही नहीं कि 10 दिन 11 दिन, ऐसा नहीं देता, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है। लाल रक्त कण का भी फिक्स नहीं है कि भाई 89 दिन ही जिएगा, है ना। 20 से 120 दिन बोलता है, किसी का 21 दिन में मर सकता है और किसी के दिन 119 दिन में भी मर सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा और भी गहन अध्ययन करके मैं एक अच्छे बुक से लेकर के आऊंगा, है ना, तब आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। इनके अलावा भारत के संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की विधि को किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है आयरलैंड से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में डीपीएसपी लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिए गए हैं, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 238 इलेक्ट होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो ये जो 12 मनोनीत होती हैं ये भी फैसिलिटी कहाँ से, तो आपका आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति, ये तीनों के हटाए जाने की प्रक्रिया, जहां पे राष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया जो है आपको जो है ओरिजिनल अलग अलग नाम है, उसे महाभियोग कहते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी जो है आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, सबसे पहले विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी के सभी जो है आपके कहां से, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। विधि का द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, इसे बीवीआई करके रखेंगे, ये जापान के संविधान से लिया गया। देखिए विधि आप सुन के ना ब्रिटेन मार दोगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉमिक इमेज बनाएंगे कि बहुत से विधि, बहुत से ब्रिटेन, मार दो ब्रिटेन, खत्म करो, ऐसा नहीं है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब पूछेगा तो आपको जापान मारना है, फूमियों का सीधा, है ना। इनके अलावा भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है, और इसके नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति का, इसे भी अडॉप्ट किया हमने, है ना, स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व, ठीक है। इनके अलावा भारतीय संविधान की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन,
निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। निर्वाचन और मनोनयन आई होप आप जानते हैं, निर्वाचन मतलब निर्वाचित इलेक्शन के द्वारा होगा, मनोनयन मतलब सीधे आएंगे, मैं आपको जो है डिपोट करता हूं अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। इनके अलावा भारत में यद्यपि अनेक देशों के संविधान से तथ्यों का अपनाया गया है, फिर भी सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। चंद्रगिरी का किला किस राज्य में स्थित है? चंद्रगिरी का किला जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षण में आएंगे उदयगिरी का गुफा, इसे स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये उड़ीसा में भी है, दूसरे नाम से, जगह दो है और नाम सेम है ना। भीमबेटका का गुफा ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, धुआंधार जलप्रपात है ना, पीताम्बरा देवी की मंदिर, राम राजा की मंदिर है ना, ओरछा है ना, ये सभी जो है आपके नमस्ते ओरछा एक वो भी होता है फंक्शन मध्य प्रदेश के अंदर, मांडू भी होता है। तो ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश के आकर्षण में से है। बाद में की मटकी, राय और जवारा, ये नृत्य अभी काफी पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से। मलखंभ खेल का ताल्लुक मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ये सब मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा उदयगिरी की गुफा ना ये आपके उड़ीसा में भी है, मैंने जैसा कि बताया। एलोरा, अजंता और एलिफेंटा ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और एलिफेंटा पास कहेगा तो कहाँ? श्रीलंका भागने का है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बराबर की गुफा है, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? बिहार में मिलेगा। राजगीर मिलेगा, बिहार में मिलेगा। केसरिया स्तूप मिलेगा, बिहार में मिलेगा। गोलगुर बिहार में मिलेगा। पत्थर का मस्जिद बिहार में मिलेगा, है ना। कबरताल झील बिहार में मिलेगा। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा दादा? बिहार के अंदर मिलेगा, है ना। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म वाला है वो गुरुद्वारा, वो बिहार में आपको मिलेगा। इसके अलावा निषाद बाग श्रीनगर में मिलेगा। कौन बनाया था? सलीम ने, जहांगीर ने। हम्पी का खंडर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक राज्य के अंदर मिलेगा। इनके अलावा भारतीय फिल्म क्षेत्र बॉलीवुड में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे और देखे होंगे कई पिक्चर में इनको। ग्रैंड ओल्ड लेडी ये जोहरा सहगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोहरा सहगल मैडम को कहा जाता है ना। भारतीय सिनेमा में राहुल देव बर्मन को क्या कहते हैं? पंचम दा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम दा। एसएससी के अंदाज में ही क्वेश्चन है सारे भाई। भारतीय सिनेमा में राजेश खन्ना को काका कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को बिग बी, आप सभी जानते हैं। बप्पी लहरी का ओरिजिनल नाम एलोकेश लहरी था, इसे बप्पी दा भी कहते हैं। बड़े बड़े सोने का चेन पहनने से आप पहचान गए होंगे। इनके अलावा भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नरौजी को कहा जाता है। अब ये वाला कहाँ, इसके यहाँ पे जरूरत है, तो राजनीतिज्ञ थे तो भाई, इसलिए क्योंकि वहां पे क्वेश्चन का बेस पढ़िए, जहां पे लिखा है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड, तो भाई साहब मैं एक जैसे जाति का क्वेश्चन एक ही जगह बताऊंगा, है ना। तो यहाँ भी आपका ग्रैंड वाला शब्द आया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था? 27 मई 1923 को। अब इस लफ्ज में आपके कितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे से सुनिए, है ना, कि सीधे तारीख भी डिमांड करता है और ईस्वी भी डिमांड करता है, एक्यूरेट टाइम डिमांड करता है आपको, ठीक है। तो साइमन कमीशन सबसे पहले 27 में बन के आया और 27 में बना था और 28 में भारत के बंबई पहुंचा था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका साइमन कमीशन है ना, इसे गोरों का कमीशन कहा जाता था क्योंकि ये व्हाइट मैन कमीशन, इसमें कोई भी जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा लाला लाजपत राय लाठी प्रहार में, ये साइमन कमीशन के ही विरोध कर रहे थे तो लाठी प्रहार के शिकार हो गए, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जो है गरम दल के नेता थे। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन स्वीकारने की जो डेडलाइन थी ये आपका 26 जनवरी 1930 थी, इसीलिए हम 26 जनवरी 1930 को पहली बार, है ना, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आधिकारिक तौर पे तो नहीं, ऐसे ही हम अपने मन से जवाहरलाल नेहरू, मतलब हम कहने का मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब है, मैं 2 बार पहले ही बता चुका हूँ मैं कौन होता हूँ भाई, है ना। तो ये जो है झंडा फहराए थे 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए हम जो है अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 1949 में बना लेने के बावजूद भी, है ना। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। अब जो मैं बताया कि ईस्वी के डिमांड, मतलब तारीख के डिमांड में कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। भगत सिंह साहब को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। भगत सिंह साहब असेंबली में बम कब फेंके? 8 अप्रैल 1929। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, है ना। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946, है ना। तो ये सब जो है कुछ एक डेट के साथ आपको जरूर याद रखनी चाहिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन। इसके अलावा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये आपका क्रे 1 था, है ना। क्रे 1 जो है विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर थे, क्रे 1। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाए गए थे, है ना। विश्व में सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे को कहा जाता है, इसके नाम भी मैच कर रहा है। वर्तमान में शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका फ्रंटियर, ये अमेरिका के पास है। इनके अलावा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कौन सा? परम 8000
60,000। कंप्यूटर के पिता किसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के कई सारे पीढ़ी है, हम चौथा और पांचवा पीढ़ी में कंबाइंड रूप से जी रहे हैं। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्वात वैक्यूम का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे आप लोग कमेंट कीजिएगा, कई दफा बताया हूं। आईसी चिप के जो है आविष्कारक जो है मैं ही बता देता हूं, जैक किल्बी थे और इसके थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, सिलिकॉन के ऐसे चिप जनरली बनते हैं जो सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु होता है, या फिर है ना उपधातु कहिए, है ना उपधातु ये कहिए, या फिर सेमीकंडक्टर अंग्रेजी में, है ना। जनरेशन जो चौथे जनरेशन है इसमें मैक्रो प्रोसेसर एमपी का प्रयोग किया गया है और पांचवें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर साहब को माना जाता है। विजय भटकर साहब जो है विदेश में भी सेवा दे चुके हैं और भारतीय स्तर पर सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। सुपर कंप्यूटर संबंधित देखरेख करने वाली संस्था सीडेक है। कौन है भैया? सीडेक पुणे में स्थित। इनके अलावा प्रसिद्ध वीरगासे नृत्य किस त्योहार के अवसर पे किया जाता है? वीरगासा नृत्य जो है ना, ये आपका वीरगासा नृत्य जो है ये आपका किया जाता है जी दशहरा के अवसर पे, हाँ ना, दशहरा के अवसर पे ही किया जाता है और ये कर्नाटक का नृत्य है। कहाँ का है? कर्नाटक का। वीरगासा नृत्य दशहरा के अवसर पे कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कर्नाटक के अन्य नृत्य में ढोलू कुनीथा, यक्षगान, भूत आराधना डांस, ये भूतकोला, नगमा 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 एक सेकेंड नगमा अंदाला, नगमा ही है, नगमा दाला, है ना ये डांस। इसके अलावा वीरगासे यहाँ से लिया गया है, मैंने पहले पढ़ा चुका आपको। कमसाले, पूजा कुनीथा, है ना, डोलू कुनीथा, पूजा कुनीथा, यक्षगान, है ना, बच्चा नगमा होगा ये जो है डांस है ना, ये बच्चा नगमा होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा बैगा जनजाति के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पे की जाने वाली नृत्य है ददरिया, ये भी दुर्गा पूजा के अवसर पे होती है। इसके अलावा बिहार में नवरात्रि के दौरान झिझिया नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार के एमटीएस में। गुजरात में दशहरा के अवसर पे डांडिया भी होता है और अभी अभी गरबा को यूनेस्को ने जो है मान्यता दिया है। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अच्छा। आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बीपीएलआर का फुल फॉर्म बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। एमएसपी का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये सब भी थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अगला है, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? तो ये 5 गो पुत्र था बाबर का, आप सभी जानते हैं। बाबर के 5 पुत्र हैं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान मिर्जा एक ही है, और हुमायूं जो है इसमें से शासक बने थे बाबर के बाद, उत्तराधिकारी बना था जब बाबर की मृत्यु 1930 में हो गया था। ठीक है भाई। अच्छा, एक यहाँ पे जो है कुछ तो गलत था, जैसा कि मुझे अभी याद आ गया है फिर से। ये जो है आपका यहाँ पे ये नृत्य में ये जो आपका लिखा है नगमंदाला, है ना, इस प्रकार से इसका नाम ही है भाई। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम ही होगा। और जो मैंने कहा कि भाई बच्चा नगमा ये हो सकता है ना, ये बच्चा नगमा एक अलग डांस है। बच्चा नगमा ये डांस जो है ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में होगा इस प्रकार की डांस, बच्चा नगमा, याद रखिएगा। कुछ कॉमिक नाम है, घोड़े मोरनी, है ना, घोड़े मोरनी है, कच्ची गोरी, बच्चा नगमा, ये सब थोड़ा बहुत जो है कॉमिक टाइप से है, अलग से याद रख सकते हैं। तो बच्चा नगमा जम्मू कश्मीर में होगा और ये अपने आप में जब मैं ठीक लगा है। अब हमें प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमको थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नगमंदाला इस प्रकार का नृत्य होता है जो है कर्नाटक में होते हैं। इसके अलावा बाबर के कितने पुत्र? 5 हो गए। कौन बना शासक? हुमायूं बना। बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी को हराया था, मुगल वंश की स्थापना किए थे। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय साहब को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 नसरत शाह को हराया था। बाबर को दानशीलता की भावना हेतु कलंदर कहा जाता था। बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना से पूर्व फरगना का शासक था। फरगना के शासक बाबर 1494 ईस्वी में बने थे। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबरनामा के लेखक बाबर ही है जो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये सिर्फ बाबर की बात है। इसके अलावा हुमायूं को शेरशाह सूरी ने अंतिम रूप से जो पराजित किया जब सूरवंश की स्थापना की, तो ये बिलग्राम की युद्ध होती है 1540 में। बाबर का ओरिजिनल नाम जहरुद्दीन बाबर का और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का मकबरा आपके कहाँ पे? बिहार के सासाराम में है। जहांगीर के पुत्र परवेज मिर्जा ने बिहार के पटना में, है ना, पत्थर से मस्जिद यानी पत्थर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर के पुत्र सलीम ने यानी जहांगीर ने कश्मीर
जहांगीर में श्रीनगर में निशात बाग की जो है स्थापना करवाए थे। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, साथ ही साथ हम न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थापित करवाया गया और इस प्रकार ये मुगल गार्डन मकबरा पहला बना है ना, पहला गार्डन मकबरा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके नाम पे? तो पीसी महालनोबिस के नाम पे। पीसी महालनोबिस के नाम पे ही सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित हुआ करता था, इन्हीं के मॉडल के थ्रू। इसके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पे। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने परसों भी बताया था। इसके अलावा गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे और विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को। विश्व अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में दूसरा स्थान हासिल किया था? देखिए यहाँ पे राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी लपेट रहा है ना, तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर यहाँ पे राज्य की बात दूसरी बात करती तो फिर आंसर राज्यों में से ढूंढना होता, लेकिन यहाँ खाली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो लक्षद्वीप। आप जानते हैं जनगणना 2011 में केरल की साक्षरता 94% से ज्यादा और लक्षद्वीप की साक्षरता 91% से ज्यादा आंका गया था, जो फर्स्ट और सेकेंड है। ठीक है, इनके अलावा जनगणना 2011 में समग्र देश की जो जनसंख्या 121 करोड़ है ना, और अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा जो है मतलब फैसला दिया, मतलब एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से भी ज़्यादा बताया गया, जो चीन को पछाड़ दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार बाल जनसंख्या कितने थे? 74.05%। ठीक है भाई, ग्रामीण बाल जनसंख्या। इसके अलावा ग्रामीण शब्द लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 75% खाली बाले हो जाएगा। ठीक है, बाल माने भैया छोटका बचपन। इसके अलावा नवजात नहीं, मतलब होता है 5 साल से ऊपर, न 5 साल से कम रहता है छोटकू बच्चू हो जाता हो। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68% था और शहरी घटा दोनों को जोड़ेगा तो पूरा ना हो जाएगा, तो 32% के लगभग। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, और सबसे कम शहरी जनसंख्या भी सिक्किम, और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा भारत में 2011 के अनुसार 74.04% आपका जो है क्या था? साक्षरता। लिंगानुपात 943, जनसंख्या घनत्व 382, पुरुष साक्षरता 8214, महिला साक्षरता 6546 और समग्र दशक के वृद्धि कितना था? 17.64। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं ना, अच्छे बच्चे जो है दांत निपोड़ के आ जाते हैं। भैया जनगणना 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है ना, तो ये जो है जो 1.64% है दादा। ठीक है, 1.64% था, तो ये ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की थी और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम थी। लिंगानुपात सबसे अधिक केरल की थी, सबसे कम आपका हरियाणा का था। कब आएगा डाटा पता नहीं, कि नया चीज पर हूँ। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी की है ना। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो कल या परसों तो एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा आपका लिंगानुपात है। भैया ऐसा नहीं, पुदुचेरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक। प्रमुख खेल डेकाथलॉन में कितने एथलीट कार्यक्रम होते हैं? तो 10, और ये 2 दिन में होते हैं। 5-5 इवेंट है ना, 5-5 इवेंट 2 दिन में होते हैं। ये 10 इवेंट के नाम आपके सामने हैं। डेकाथलॉन एक खेल होता है जिसमें 10 खेल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा ना, है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें भी कई सारे खेल करवाए जाते हैं, प्रतियोगिता, उसी प्रकार से समझिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है भाई? तो इसमें जो है कौन कौन से खेल हैं? ऊंची कूद है ना, इसके अलावा हर्डल दौड़ है, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 वाला मीटर का रेस है, इस प्रकार से शूट आउट है, डिस्कस है, भाला है, लंबी कूद है ना, ऊंची कूद है। ये सभी जो है आपका 10 प्रकार के खेल होते हैं। हॉकी मैच का जो आयोजन होता है 60 मिनट का होती है और 4 क्वार्टर में खेले जाते हैं। बैडमिंटन खेल प्रत्येक 21 अंकों के लिए 3 राउंड खेल खेली जाती है। ये सब क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर। बॉक्सिंग का प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है और 4 से 12 राउंड की खेल हो जाती है एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग खेल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार किस वर्ष तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक 500 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति 2025 तक, 2023 तक रखा है जी, 2030 तक रखेगा। ठीक है, इसको 2023 तक नहीं कीजिएगा, 30 कीजिएगा। इसके अलावा भारत द्वारा शून्य कार्बन 2070 तक, भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 तक, अब भारत को टीबी मुक्त बनाने की लक्ष्य जो है ये भी आपको 2025 तक रखा गया है। तो ये कुछ जो है आपके लक्ष्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत लंबा वीडियो है भाई।
इसके अलावा भारत में कौन सा नदी घाटी क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं छोटा नागपुर के पठार जो भारत का रूर कहलाता है वो मिनरल्स के दृष्टिकोण से परिपूर्ण है, जिसमें कोयला भी पाए जाते हैं। वर्तमान में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होती है, परंतु भंडारण सबसे अधिक झारखंड में अभी भी है। कोयला के 4 क्वालिटी होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे ज्यादा कार्बन की वैल्यू किसमें होती है? तो एंथ्रासाइड में होती है, यानी एंथ्रासाइड सबसे अधिक उसमें मान वाला कोयला होगा, सबसे अधिक उच्च क्वालिटी की कोयला होगी। कोयला है ना, सबसे घटिया कोयला कौन सा होगा? पीट होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान हमारा ही है। भारत में अबरक का उत्पादन कहां कहां होता है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, गुंटूर में, झारखंड के कोडरमा में, हजारीबाग में, राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर में। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अबरक मिलेगा। इसके अलावा भारत में तांबा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के खेतरी, मध्य प्रदेश के मलाजखंड, तरेगांव है ना, झारखंड के पथौरागढ़, आंध्र प्रदेश के धोकुंडा, सिक्किम के भोटांग। वर्तमान में जो है तांबा का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश राज्य में होती है। ये सब जगह के नाम आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि ये जो पत्थर गौरा जगह है ये किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है भाई तांबा के लिए फेमस है। जैसे अभी आपने देखा होगा सीजीएल और एमटीएस दोनों में पूछा गया है मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मलाजखंड जो है जनरली तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि जो है तांबा के उत्खनन में मध्य प्रदेश जो है टॉप स्थान हासिल किया था। भारत में यहाँ जो है प्रथम शब्द को काटना होगा, ठीक है, प्रमुख लिखना होगा। भारत में प्रमुख लौह उत्पादन क्षेत्र गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, ये दोनों आपके उड़ीसा में है। बाबा बुदन, कद्रमुख, ये दोनों आपके कर्नाटक में है। वर्तमान में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा राज्य ही करता है बादाम पहाड़ी से। भारत में प्रथम मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र तिरोड़ी, ये मध्य प्रदेश में है। कोरापुट, कालाहांडी उड़ीसा में है। डोंगरी एक पिक्चर भी है महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको मैग्नीज मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिला भी मैग्नीज का उत्खनन करता है। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर या राय के काल में हुआ था? तो ये बेलेजली के काल में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में करवाया गया था। बेलेजली के समय है ना प्रमुख घटनाओं में चतुर्थ अंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इसी अंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, ठीक है। भारत में सहायक संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे भाई? प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो यही थे लॉर्ड बेलेजली। इसके अलावा जो आपका द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था, इसके अलावा बेसिन की संधि 1802 में हुआ था, है ना। इसके अलावा बेलेजली की सहायक संधि इंदौर के होलकर राजाओं ने स्वीकार नहीं किया था। निजाम ये सब स्वीकार किए थे लेकिन होलकर ने स्वीकार नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन अलग से बन जाता है। भारत में सहायक संधि करने वाला प्रथम गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। बैरन हैंगस्टस के समय घटी प्रमुख घटनाओं में कौन कौन से प्रमुख है? तो एशियाटिक सोसाइटी जो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में स्थापित किए गए, तो ये बैरन हैंगस्टस के समय हुआ था। पिट्स इंडिया एक 1784, ये भी बैरन हैंगस्टस के समय आया था। रोहिल्ला का युद्ध 1774 पूछा जाता है। सलावाई की संधि 1782, इन्हीं के समय में गीता को जो है ना अंग्रेजी रूपांतरण विलियम विल्किंसन के द्वारा किया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। और महाभारत को जो है ना जो है किस मुगल बादशाह के काल में अनुवाद करवाया गया था? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे महाभारत और रामायण को, मैं कई बार आपसे पूछा बता चुका हूं, है ना, रजतनामा वगैरह को, है ना, बताइएगा। इसके अलावा डलहौजी के समय घटित प्रमुख घटनाओं में राजहरप नीति 1848 में पहले बार सतारा को मिलाया था। रेल की शुरुआत 1853 में होती है। वुड की डिस्पैच 1854 में होती है। डाक टिकट का प्रचलन 1854 में होती है। तो ये सब भी आपको जो है डलहौजी के समय में घटित घटनाओं में से। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसी प्रकार के जो है क्वालिटी कंटेंट के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कल एक बच्चा बोल रहे हैं सरस्वती जी का लोगो लगाए हैं, मैं अभी नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके कमेंट में माता सरस्वती की लोगो है, आप देख सकते हैं चैनल पे न्यू भेजे वाला वीडियो में, कि सर मैं आपका वीडियो इसलिए नहीं मतलब शेयर करता हूँ, या फिर कोई इसलिए नहीं शेयर करता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसी भावना न रखे भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा।